हेलो बच्चों, कैसे हो। 12th क्लास में आरोह का उषा कविता अपनी चली हुई है, जिसका अभ्यास आज कराएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो हमने ये सिद्ध करना है, वो उदाहरण बताने हैं जिनमें उषा की सुबह का जो चित्रण है वो गांव के उपमानों से मिलता जुलता हो। तो हम कह सकते हैं कि इस कविता के अंदर नीले शंख, राख से लिपे हुए चौके और काली सिल पर लगे हुए केसर तथा स्लेट के ऊपर खड़िया चाक के मल दिए जाने का वर्णन है, जो कि प्रायः ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती हैं सारे उपमान। और किसी तालाब के अंदर या झील में किसी की गोर देह का झिलमिल, गोर देह का तैरना, ये भी एक ग्रामीण अंचल, ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिबिंब है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस कविता में जितने भी उपमान आए हैं वो सारे गांव की सुबह का शब्द चित्र हैं। दूसरी बात, गतिशील शब्द चित्र कैसे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो सुबह की सौंदर्य का वर्णन है वो पल पल परिवर्तित होता हुआ दिखा गया है। प्रातःकाल पूर्व दिशा में सूर्योदय से पहले जो आसमान है वो नीले शंख जैसा दिखता है। थोड़ी सी देर बाद अगले ही क्षण राख से लिपे हुए गीले चौके के समान दिखाई देता है, और उसके तुरंत बाद जैसे किसी काली शिला को लाल केसर से धो दिया गया हो। इस तरह से पल पल परिवर्तित शब्द चित्र होने के कारण हम कह सकते हैं कि एक गतिशील शब्द चित्र है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, कहता है भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका, ब्रैकेट में है, अभी गीला पड़ा है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है वो नीचे लिखा हुआ है, देखिए। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। बीच में जो खाली स्थान होता है वो उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ है समझाएं। यानी कि हमने ये बताना है कि या तो कुछ चीज़ें कोष्ठक में दी जाती हैं बीच बीच में कविता में, अथवा कोई वाक्य अधूरा छोड़ दिया जाता है, या बीच में बिंदु बिंदु लगा करके फिर वाक्य को पूरा किया जाता है। ये जो चीज़ें हैं, अलग अलग प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग कविता में, ये कौन सी खासियत पैदा करता है, अर्थ में कैसे विशेषता ला देता है, इसके बारे में हमने बताना है। तो आप पहले एक बार देख लीजिए। कविता में कहीं ब्रैकेट आई हुई है, अभी गीला पड़ा है, ये मुख्य कविता का अंश न होकर के उपर्युक्त वाक्य का स्पष्टीकरण है। तो ये प्रयोगवादी लक्षण है। हम कह सकते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह जो है वो प्रयोगवादी कवि हैं, और उन्होंने अपनी कविताओं में, आधुनिक कविताओं में नए नए प्रयोग किए हैं। ब्रैकेट में रखा हुआ शब्द मुख्य कविता का अंश नहीं होता, लेकिन कविता में पहले आई पंक्ति का स्पष्टीकरण या अर्थ होता है, अर्थ को स्पष्ट कर देता है, उसमें संशय नहीं रह जाता। और भी ऐसे उदाहरण हैं, जैसे कि दूसरे अनुच्छेद में नील जल में या किसी की देह की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और उसके बाद अधूरा वाक्य है, जादू टूटता है उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। यहाँ और के बाद कुछ न लिख करके बिंदु बिंदु लगा करके कवि ने कविता का एक वैशिष्ट, एक विशेष अर्थ दिया है उसका, कि पाठक इससे आगे के अभिप्राय को स्वयं समझ ले। कि जैसे ही नीले जल में किसी की देह तैरती हुई दिखाई दे, ऐसा गौर वर्ण प्राची दिशा में, पूर्व दिशा में दिखाई देता है, उसके तुरंत बाद क्या होता है, उसका जादू टूट जाता है। तो ये भी प्रयोगधर्मी या प्रयोगवादी लक्षण है। हम कह सकते हैं कि कविता में ब्रैकेट में शब्दों का प्रयोग करना और वाक्य को अधूरा छोड़ देना, अथवा बीच में वाक्य को खालिस्तान के रूप में दिखाना, ये सब कविता को विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं और
बिना ही लिखे लेखक या कवि पाठक को अपना अभिप्राय समझाने में सफल हो जाता है। इस कविता का आपका अभ्यास पूरा हो गया है।